बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे दोबारा से कॉनिक्स, जो पहले छोड़ दी थी। बाकी सारे चैप्टर्स हो गए हैं, फ़र्स्ट ईयर हो गई है, सेकंड ईयर का बस ये लास्ट कॉनिक्स के 2 सेक्शन रह गए हैं, सर्कल और पैराबोला। लेकिन मैं शुरू करूँगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कॉनिक्स की है क्या। पहले हम हाइपरबोला और वो एलिप्स तो कर चुके हैं। अब एक कॉनिक्स की शेप्स आती कैसे हैं? अगर 2 कोन्स जो आपस में इन्वर्टेड ऐसे पड़ी हुई हों, उनके ऊपर हम कट शेड्स लगा के कॉनिक्स प्लेन को कट लगा के डिफरेंट जगह से तो हम कॉनिक्स जनरेट करते हैं। पैराबोला कैसे जनरेट होती है? अगर हम इस कॉनिक को ऐसे कट लगाएं साइड से ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसी शेप बनेगी ऐसे करके, यहाँ पे, उसको पैराबोला कहते हैं। अगर हम इस कॉनिक को ऐसे कट लगाएं तो सर्कल बनेगा, इसी को थोड़ा टिल्ट करके कट लगाएं तो एलिप्स बनेगा, और अगर हमने हाइपरबोला बनाना होगा तो हम इसको ऐसे कट लगाएंगे स्ट्रेट। ठीक है। अब मेरे एनईटी में एक सवाल आया था, सवाल ये था, इफ़ द लाइन कट्स दिस 2 इन्वर्टेड कोन्स एट द पॉइंट ऑफ देयर वर्टेक्स द कॉनिक्स फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड। वैसे तो वो बनेगी सर्कल, लेकिन जब वर्टेक्स से गुजरेगी ना तो वो पॉइंट सर्कल होएगी। पॉइंट सर्कल अब क्या होता है? पॉइंट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है, नहीं, जिसका रेडियस 0 होता है, और वो ये होता है, मतलब एक मैंने पॉइंट बनाया, ये एक पॉइंट सर्कल है, इसका रेडियस 0 होगा, 0 रेडियस। ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया जो एनईटी में आ चुका है, साथ में पॉइंट सर्कल का भी बता दिया क्या होता है। फिर शुरू होते हैं सर्कल। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? x² + y² = r²। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सर्कल एक टाइप ऑफ एलिप्स है। एलिप्स सर्कल में कब कन्वर्ट होता है? जब एलिप्स के दोनों a और b इक्वल हो जाएं। मतलब अगर ये था ना एक एलिप्स ओवर y² ओवर b² = 1, ये एक a इसके इक्वल आ गया तो ये हो जाएगा a² + y² डिवाइडेड बाई a² = 1। इधर से एलसीएम लेंगे तो वो a उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? और ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ये एक सर्कल की इक्वेशन बन गया। तो सर्कल इज़ अ टाइप ऑफ एलिप्स है। एलिप्स तब कब बनता है? जब थोड़ी सी स्लांटेड हम कट लगाएं कोन के अंदर, और सर्कल का तब बनता है जब हम परपेंडिकुलर कट लगाएं कोन के ऊपर, बिल्कुल एक स्ट्रेट कट। अच्छा, अब ये तो हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इसके ऊपर सेंटर क्या होगा? 0 0। फिर आती है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सेंटर हम लोग शिफ्ट करते हैं। जब सेंटर शिफ्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे उसका x एक्सिस, उसका x पॉइंट एब्सिसा, और उसका y पॉइंट ऑर्डिनेट, उसको हम इक्वेशन में से x कोऑर्डिनेट और y में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक सर्कल था जो ट्रांसलेट कर गया उसका सेंटर HK के ऊपर, तो उसके जनरल इक्वेशन के अंदर h x वाले में से माइनस कर देंगे और y वाले में से k माइनस कर देंगे। ये फिर उसकी नई इक्वेशन बन जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है जो कोनिक से हम डिवाइस करते हैं? वो है ax² + x² + y² + gx + fy + c = 0। इस इक्वेशन से अब हमें क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं? इस इक्वेशन से हम रेडियस निकाल सकते हैं इन 3 कंपोनेंट्स के साथ। रेडियस कैसे निकलता है? r = g² + f² - c। और इसी इक्वेशन से हमें सेंटर भी पता चल जाता है। सेंटर क्या होता है? यहाँ पे 2 होता है, सॉरी 2। सेंटर क्या होता है? -g - f। ये है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब
सर्कल का अगर रेडियस 0 हो जाए तो वो पॉइंट सर्कल होता है, स्मॉलर देन 0 हो जाए तो वो इमेजिनरी सर्कल होता है, मतलब वो सर्कल नहीं होता, और अगर ग्रेटर देन 0 तो वो कोई सर्कल होता है जो किसी क्वाड्रेंट के अंदर है। अब एक क्वेश्चन आता है, x² + y² + 4g + 7f + 9 = 0। इसका हमने रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, अंडर रूट इसका डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2g होता है ना तो 4 ही आएगा, फिर 7/2 49/4 -9, ये इसका रेडियस होगा। और इसका सेंटर क्या होगा, -2 -7/2, ये इसका सेंटर होगा। उसके बाद सर्कल के अंदर अगर आ जाए एक क्वेश्चन कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, जबकि सर्कल की ये इक्वेशन है, 16 यहाँ कर देते हैं, और उसने बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट देता है वो तो कह लो कौन सा पॉइंट लें, कोई भी, उसकी वही ट्रिक है जो हमने पहले पढ़ी थी हाइपरबोला और पैराबोला के अंदर। इसको और इसको रिप्लेस कर दो x1 y1 से, इधर वो पॉइंट डाल दो जो उसने गिवन है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तब भी यही फार्मूला है, मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है फार्मूला, तब हो जाता है xy1 - yx1 = 0। ये है नॉर्मल की इक्वेशन, किसकी, सर्कल की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, इक्वेशंस होगी पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक सर्कल की इक्वेशंस क्या होती हैं, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, r रेडियस होता है। ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद सर्कल के लिए कुछ थ्योरम्स हैं। अगर हमें वो दे दे, कहे कि ये एक पॉइंट है 2 1, बताओ ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है सर्कल के, तो पॉइंट को हम कैसे चेक करते हैं कि वो सर्कल के कहाँ लाई करता है, साथ में उसने इक्वेशन दी है ये, ठीक है, ये उसने इक्वेशन दी और वो कहता है ये पॉइंट कहाँ लाई करता है। हमने सिंपली क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालेंगे तो कैसे पता चलेगा, 4 + 1 + यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आएगा, 8 + 6 + 8। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 आए तो वो पॉइंट लाई करता है आउटसाइड द सर्कल। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब इक्वल टू उस चीज़ के आ जाए राइट साइड पे, तो वो पॉइंट लाई करेगा ऑन द सर्कल के। और अगर स्मॉलर देन उस चीज़ के आ जाए, अगर 0 से स्मॉलर आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वो पॉइंट लाई करेगा इनसाइड द सर्कल। ऐसा पॉइंट जो सर्कल के आउटसाइड लाई करता है वो 2 टेंजेंट्स बनाता है। ऐसा पॉइंट जो सर्कल के इनसाइड लाई करता है कोई भी टेंजेंट नहीं बनाता। और ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करता है सिर्फ एक टेंजेंट बनाता है, ठीक है। ये एक थ्योरम था, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। उसके बाद अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो सर्कल से और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, आइदर द टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल, उस लेंथ का टेंजेंट के भी ड्रॉ हम कर सकते हैं। मतलब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट का सर्कल से फाइंड करना है, कितना है, तो हम क्या, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हम वो वाला पॉइंट लेते हैं, जैसा यही पॉइंट था, हम उस इक्वेशन को अंडर रूट में लिखते हैं और ये पॉइंट उसमें पुट कर देते हैं, जो हमने पहले नहीं किया था। बस पॉइंट पुट करो, 2 स्क्वायर, मतलब इक्वेशन ये थी x1 स्क्वायर, x1 इधर क्या है 2, y1 स्क्वायर ये क्या है 1, फिर 2x + 2y + 9 और इसका अंडर रूट ले लेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से
सर्कल तक का। ये एक थ्योरम हो गया। उसके बाद सर्कल के अंदर आता है हाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? हमने हाइपरबोला और एलिप्स की पढ़ी थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। उसी तरह सर्कल की भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन होती है। अगर तो ये कंडीशन ग्रेटर देन ज़ीरो है तो टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट होगा। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो टेंजेंट रियल और कोइंसिडेंट होगा। और अगर ये स्मॉलर देन ज़ीरो है तो इमेजिनरी होगा। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द सर्कल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है और एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को मैच करे। इट कैन बी द डायमीटर बट नॉट ऑलवेज द डायमीटर। और ये सेंटर को इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसको हमेशा बाइसेक्ट करेगा ऐसे। फिर एक थ्योरम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करेगा ऐसे। उसके बाद द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये तकरीबन तीनों सेम पॉइंट्स थे। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मतलब क्या? दो कॉर्ड्स, एक ये और एक ये, सेंटर से हमेशा इक्वी डिस्टेंट होंगे। ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे। इसका ये मतलब है। ठीक है। फिर सर्कल टच एक्सटर्नली, सर्कल टचेज एक्सटर्नली। उसके लिए क्या कंडीशन होती है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ये इक्वल होगा उनके रेडियस प्लस इन दोनों के रेडियस के। और अगर वो टच इंटरनली करें, मतलब ऐसे टच करें, ऐसे बीच में उनका रेडियस आ रहा हो, तो C1 से C2 का डिस्टेंस होगा R1 माइनस R2। सर्कल इंटरसेक्ट्स इन टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स या सर्कल डज नॉट टच। अगर सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते, अलग अलग हैं इस तरह थोड़े, तो उनका सेंटर का डिस्टेंस ऐसे होगा, हमेशा ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा। ये कुछ कंडीशन हैं सर्कल की। अब सर्कल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हो गया सर्कल सारा, मतलब जो मैंने पॉइंट्स वगैरह बताने थे वो बता दिए, अब क्वेश्चन ही रह गए। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन इस तरह करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। इसका रेडियस क्या है? 4। सेंटर क्या है इसका? 0 0। ठीक है, 0 एंड 0। उसके बाद इस सर्कल का अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना हो, टेंजेंट किस पे करना है? 3 पे और √7 पे। तो हम क्या करेंगे? हम बस इसको रिप्लेस कर देंगे 3x प्लस √7 y इक्वल्स टू 16। ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। फिर इसकी स्लोप ऐसे निकल आएगी -3/√7। स्लोप भी आ गई। सही है। फिर एक क्वेश्चन आता है x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 4 9, और अगर आ जाता है x + 4 तो ये माइनस हो जाता। फिर रेडियस इसका क्या है? 5। ठीक है। फिर इसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे x वाले में 4 प्लस कर देंगे और y वाले में माइनस कर देंगे 9। ठीक है, सर्कल यहाँ पे हो गया कंप्लीट। फिर आता है पैराबोला। पैराबोला पहले तो शेप कैसी होती है? पैराबोला की ये शेप होती है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है वर्टेक्स, फिर होता है फोकस,
फिर होता है एक डायरेक्ट्रिक्स और एक इसका वो होता है कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स हमने हाइपरबोला और एलिप्स में भी पढ़ा था। परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड इट हैज़ अ कांस्टेंट रेशियो डिस्टेंस टू द पॉइंट्स ऑफ पैराबोला। यहाँ से लेकर फोकस का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है हमेशा, और सर्कल की मैं सेंट्रिसिटी बताना भूल गया था। सर्कल की सेंट्रिसिटी हमेशा 0 होती है, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्ट्रिक्स ही नहीं होता। डायरेक्ट्रिक्स नहीं है तो सेंट्रिसिटी भी नहीं होगी, ठीक है। अब पैराबोला के 4 केस होते हैं। या तो पैराबोला ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या अपसाइड डाउन होगा। अब इन चारों की डिफरेंट इक्वेशंस हैं। अगर पैराबोला राइट साइड पे होगा तो इसकी क्या इक्वेशन होगी? राइट साइड पे होगा तो इसकी इक्वेशन होगी y² = 4ax। लेफ़्ट साइड पे होगा तो होगा y² = -4ax। अपवर्ड होगा तो होगा x² = 4ay। डाउनवर्ड होगा तो होगी x² = -4ay, ठीक है। अब जो राइट वर्ड होगा उसका फोकस होगा a0। a क्या है? ये वाला a। जो अपवर्ड होगा उसका होगा 0a। जो लेफ़्ट वर्ड्स होगा उसका होगा -a0, और डाउनवर्ड्स वाले का होगा 0 -a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या चीज़ है? ऐसा पॉइंट जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और पासिस थ्रू फोकस, यहाँ और यहाँ, इसकी लेंथ किसके इक्वल होती है? इस 4a के इक्वल। मतलब अगर एक इक्वेशन है x² = 8y, तो इसके लेटेस्ट रेक्टम की क्या लेंथ है? 8। डायरेक्ट 8 हम लिख देंगे। उसके बाद इसकी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसके लिए a है x = a, इसके लिए x = -a, इसके लिए y = a, इसके लिए y = -a। फिर आते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है at² और y2at। ये तब होती है जब x² मतलब ये इसके लिए है, y² 4ax के लिए, और अगर x² 4ay हो तो होती है 2at और y = at²। सही है। उसके बाद आता है द पॉइंट ऑन द पैराबोला क्लोजेस्ट टू फोकस। सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। ये अगर पाइए तो ये वर्टेक्स सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होगा। उसके बाद द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट p ऑफ पैराबोला इज़ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड एब्सिसा। सही है। उसके बाद आता है टेंजेंट की इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन थी पैराबोला की तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे निकलेगी y1 2ax + x1। और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी? नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी y - y1 = -y1/2a x - x1। वो पॉइंट देगा, जो वो पॉइंट देगा वो इधर से भी माइनस करना है और इसमें, मतलब y1 की जगह वो पॉइंट डालना है जो वो खुद देगा। उसके बाद पैराबोला के अंदर आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? 4 जिस तरह टर्म्स है ना पैराबोला की, 4 इक्वेशन है तो 4 ही कंडीशन है। जब ये होगा y² = 4ax तब पैराबोला की कंडीशन होगी c = a/m। अगर होगा y² = -4ax तब कंडीशन होगी c = -a/m। अगर होएगी x² = 4ay तब कंडीशन होएगी c = -am²। अगर होएगी x² - 4ay तब कंडीशन होएगी c = am²। सही है।
ये यहाँ पे हो गया पैराबोला कंप्लीट। अब आपको भेजेंगे इन दोनों सेक्शन के सवाल करोगे तो समझ लगेगी कि मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है। और यहाँ पे दोनों पूरा हमारा सिलेबस मैथ्स का ख़त्म हो गया। अब फ़िज़िक्स ख़त्म करनी है, 5-6 दिन में इंशाल्लाह फ़िज़िक्स भी ख़त्म हो जाएगी।